ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। नमस्कार, मैं हूं राकेश गांधी और इनसाइट विद रागा के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जिनकी उपस्थिति ही विश्वास जगा देती है कि ज्ञान अभी भी जीवित है, परंपरा अभी भी सांस ले रही है और सेवा अभी भी मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसे ही एक सरल और श्रमशील व्यक्तित्व से, जिनकी विनम्रता ही उनका परिचय है और जिनकी साधना ही उनकी पहचान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने हाल ही में जिन्हें अपना नया कुलगुरु बनाया है। आप हैं प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला, एक ऐसे आचार्य जो आयुर्वेद को कंठस्थ सूत्रों में नहीं बल्कि जीवन की धड़कनों में देखते हैं। आज हम उनसे सुनेंगे कि परंपरा कैसे जीती है, कैसे बढ़ती है और कैसे हर पीढ़ी को अपनी उंगली पकड़कर आगे चलना सिखाती है। तो आइए इस आत्मीय यात्रा में कदम बढ़ाते हैं। सर, इनसाइट विद रागा में आपका स्वागत है। थैंक यू। हमें काफी समय से आपसे बातचीत करने की कोशिश में था, क्योंकि आज कोरोना के बाद से लोगों में चिकित्सा के प्रति जबरदस्त जागरूकता बढ़ी है और ऐसा लगता है हर घर में हर सदस्य चिकित्सा को लेकर बहुत जागरूक है और ऐसी स्थिति में लोग आयुर्वेद में ज्यादा विश्वास करते हैं बजाय एलोपैथी में। ये एकदम से बदलाव लोगों में क्यों आया सर? इसकी क्या कारण हो सकता है? नहीं, पहले मैं आपके जो प्रश्न है उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपने प्रारंभ में कहा कि आपकी व्यस्तता के कारण हम लंबे समय से आपसे बात करना चाह रहे थे और ये वाकई में सही है और मैं उसके लिए तो आपसे क्षमा भी चाहूंगा, क्योंकि आपने बार बार लगातार मेरे से संपर्क में रहे और मेरी वाकई में व्यस्तता थी। लेकिन मैं यहाँ पर आज जो आया हूँ, ये मेरी प्रारंभ से इच्छा थी कि मेरा विषय आपके माध्यम से समाज तक जाना चाहिए। जी। अब मैं आपके मूल प्रश्न पर बात करता हूं कि कोविड के बाद में लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी जागरूकता हुई है और ये जागरूकता बड़ी है अब, और ये भी है कि आयुर्वेद की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। तो क्योंकि आयुर्वेद की जो बात है, मैं मौलिक सिद्धांतों की बात आपसे करूंगा कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के मूलतः दो इसके उद्देश्य हैं। आचार्य चरक ने लिखा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमारी जो इस देश की स्वास्थ्य की जो संकल्पना है, हमारे यहाँ पर 100 वर्ष जीने का प्रावधान संकल्पना है। हमारा जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो 100 वर्ष जीने का है। चाहे प्रारंभ में वेदों से भी देखेंगे आप, तो वेदों में भी यही लिखा है कि पश्चिम सरदय सतम सूर्याम सरदय सतम। तो 100 वर्ष जीना तो हमारा अधिकार है। ये भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, सदियों पूर्व। आप ये देखिए, सदियों पूर्व जो वैदिक काल में भी जो हमारा जो अपने ज्ञान का अकुत भंडार है वेद, वहां पर जो मैंने आपको एक रेफरेंस दिया, वो रेफरेंस हमारे लोक व्यवहार में आया है। हम जब सामान्य व्यक्ति को प्रणाम भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, तो बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि 100 साल जियो। तो 100 साल तो कहने का मतलब हम बिना औषधियों के, बिना दवाई के, केवल अपने उचित आहार और विहार से 100 साल जिए, ये हमारी संकल्पना है। उसके बाद में काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से कुछ हमारे खान पान में मिथ्या आहार विहार हो सकता है, लाइफ स्टाइल हमारी बदली हुई है, तो रोग हो सकते हैं। लेकिन रोग होने के बाद में उस रोग का उचित प्रकार से उसका ट्रीटमेंट होना, तो जो आयुर्वेद की जो एक मैं कह सकता हूं कि ब्यूटी आयुर्वेद की है, आयुर्वेद की जो स्ट्रेंथ है वो यही है। हमारी जो चिकित्सा की जो पद्धति है, चिकित्सा का जो सिद्धांत है, फिर मैं कुछ रेफरेंस की बात आपसे करूंगा। आचार्य चरक ने जो स्वास्थ्य की बात तो मैंने कही आपको कि 27 वर्ष तक कैसे रह सकते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट है पूरा। मैं आगे आपको बताऊंगा इस विषय में कि हम 100 साल तक कैसे रह सकते हैं। और मैं कहता हूं कि भारत यानी संपूर्ण विश्व को शतायु जीवन का कोई रास्ता निकलता है तो आयुर्वेद के सिद्धांतों से निकलता है। और जब रोगी हो गया तो रोग होने पर जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, उसका जो मौलिक सिद्धांत है, वो कहते हैं आचार्य चरक कि प्रयोग है समयेत व्याधिम यो अन्यो अन्यम उदीरियेत, नाशो विशुद्ध है शुद्धस्तु समयद्यो न कोपियेत। और यही कारण है कि आज लोगों का आयुर्वेद को रुझान बढ़ रहा है। विशुद्ध चिकित्सा पद्धति वो है, आचार्य चरक कहते हैं कि शुद्ध चिकित्सा पद्धति वो है कि जब दवा देने पर कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए, रोग का शमन होना चाहिए और शमन होने के साथ में कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए। तो आयुर्वेद की जो हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, उसमें साइड इफेक्ट जो शब्द आता है ना,
उसका कोई जगह नहीं है। अच्छा, जो साइड इफेक्ट की कहीं कोई जगह नहीं है। जो वास्तविक दवा है उससे, जो वास्तविक दवा है, बशर्ते कि चिकित्सक गुण उपयुक्त होना चाहिए, दवा बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और सामान्य विषय नहीं है। हम 10वीं परीक्षा भाव एक ही परिवार के, जिनका हम जो आयुर्जीनोमिक्स की बात करते हैं, तो जीन समान है, लेकिन फिर भी एक ही परिवार में एक ही दवाई अलग अलग व्यक्तियों पर काम नहीं करती है। उसकी मात्रा बदल सकते हैं, उसका अनुपान बदल सकते हैं, उसको देने का समय बदल सकते हैं। तो ये आयुर्वेद की विशिष्टता है। हमारे किचन में जैसा माना जाता है कि सब तरह के मसाले हैं, आज के समय में वो भी एक आयुर्वेद की दवा का ही काम करते हैं, जैसे काली मिर्च, सौंठ, ये सब तरह की जो हम देखते हैं मसाले, जो हमारे बाप दादाओं ने जो किए हैं वो पुराने से सीखता है। तो कई बार कहते हैं ना, खांसी होने पर जरा सी काली मिर्च और कुछ मिला के दे दिया जाता है। क्या आप मानते हैं कि धीरे धीरे किचन भी खराब होती जा रही है? वर्तमान में जिस तरह का परिदृश्य बदल रहा है पश्चिम संस्कृति की नकल में, क्या ये सही है? बिल्कुल, हमारा खान पान के अंदर भी वो सब जो पश्चिम संस्कृति का, उससे हम प्रभावित हुए हैं। और जब प्रभावित हुए हैं, अभी आपने बहुत पहले भी प्रारंभ में कोविड का उल्लेख किया था, तो मैं कोविड का विषय आपके सामने रखना चाहूंगा कि कोविड के अंदर जो हमारे देश की जनसंख्या को, जितनी हमारी जनसंख्या अधिक है, उससे को देख करके फिर भी हम मृत्यु दर का आकलन करते हैं, तो भारत के अंदर अन्य देशों की अपेक्षा मृत्यु दर कम रही है, कम रही। इतनी जनसंख्या होने के बाद भी। उसका कारण यही है कि अभी तक भी जो पाश्चात्य आहार विहार का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ा है, लेकिन बहुत सी हमारी गांव की संस्कृति है, हमारे शहरों के अंदर घरों की संस्कृति है। बहुत जल्दी भी हेल्थ को लेकर के हम बहुत जल्दी डिब्बा बंद भोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। करना। हम अपना सुबह का नाश्ता सुबह तैयार करते हैं, दोपहर का भोजन दोपहर को तैयार होता है, रात का भोजन रात को तैयार होता है। आज भी पिछले 200-300 वर्षों में अंग्रेजी दवाओं का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन फिर भी बहुत समझदार व्यक्ति जो होता है ना, तुरंत ही आज भी थोड़ा सा भी अगर कोई शारीरिक विकृति होती है, तो आपने जैसे कहा कि थोड़ी खांसी हुई तो काली मिर्च, थोड़ी सौंठ, थोड़ा तुलसी का पत्ता लेकर के 1-2 बार उसको बॉईल करके काढ़ा बना करके उसको पी लेता है, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। और दूसरा क्या है कि हमारी जो खान पान की ये विशिष्टता रही ना, इसी कारण हम कोविड में जितना नुकसान देश में हमारे में जनसंख्या को लेकर अन्य देशों में हुआ, उतना हमारे यहाँ नहीं हुआ। सर, कई बार ये देखते हैं कि लोग ये पूछना चाहते हैं, कई जगह जाकर सवाल भी करते हैं कि आयुर्वेद और एलोपैथी, इसको अपन अगर फर्क की दृष्टि से देखें, या जैसे मुझे कुछ एलोपैथी के चिकित्सक भी कहते हैं कि कोई भी चिकित्सा हमारी दवा उसका इलाज नहीं करती, वो एक जगह से डाइवर्ट कर देती है। तो क्या ये बात सही है? जबकि मैं आयुर्वेद में मैं सुनता आया हूं कि उसका उपचार होता है, बाकायदा वो जगह नहीं बदलता बल्कि परमानेंट उसका उपचार भी होता है। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए कि जो एलोपैथी चिकित्सा है वो एक लाक्षणिक चिकित्सा है, लाक्षणिक चिकित्सा, वो लक्षण देख करके और फिर उसको हम उसका उपचार करते हैं। और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की जब बात करते हैं, तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में 3 प्रकार की चिकित्सा विधियां हैं। एक है युक्ति व्यपाश्रय, कि आपके सामने जो रोगी आया उस रोगी की परीक्षा करना। रोगी की परीक्षा उसके लक्षणों से मात्र नहीं करनी है, उसकी दोषांश कल्पना के आधार पर उसकी परीक्षा करना, उसकी धातुओं के आधार पर परीक्षा करना, उसकी समग्र परीक्षण के बाद में उसको कौन सी औषधि, 10विध परीक्षा भाव है आचार्य चरक के, उन परीक्षा भाव के आधार पर रोगी की परीक्षा करके फिर उसको औषध का तय करना, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। दूसरा है सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय चिकित्सा मानसिक रूप से उसका विचार करना। और तीसरा है देव व्यपाश्रय चिकित्सा। तो ये समग्र चिकित्सा जो आज मैं कहता हूं कि एक पूरे वैश्विक स्तर पर, जो आप कहते हैं ना वैश्विक स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा और आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान है, उसका मूल कारण यही है कि आज केवल रोग के इलाज मात्र से हो गया उतने से लोग संतुष्ट नहीं है। वो कंप्लीट हेल्थ चाहते हैं, समग्र स्वास्थ्य चाहते हैं। और समग्र स्वास्थ्य का जो कोई रास्ता निकलता है, तो जो आयुर्वेद की जो त्रिविध चिकित्सा पद्धति है ना, जिसमें युक्ति व्यपाश्रय, देव व्यपाश्रय और सत्वावजय, मानसिक रूप से रोगी को संबल प्रदान करना। और बहुत सारा विषय है। अभी ये आयुर्वेद का जो आज आप बढ़ रहे हैं ना, कि इतना जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ 10% आयुर्वेद के प्रभाव से कारण इतना दिखाई दे रहा है। जब समग्र आयुर्वेद स्थापित होगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा व्यापक विषय है। हम देव व्यपाश्रय की जब बात करते हैं तो एक छोटा विषय नहीं है। मंत्रई रोगान प्रशमयेत, साउंड थेरेपी,
चैंटिंग से आप कैसे ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, कैसे शांति कर पा रहे हैं। आज जो 10% प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज है इनके कारण हो रहे हैं, 90% रोगी तो आज वो है जो लाइफ स्टाइल से बिगड़े हुए हैं, जिनका आहार जो उनकी जीवन शैली बिगड़ी हुई है, उसके कारण 90% रोग की स्थिति है। जो आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो भीड़ देख रहे हैं ना, वो 10% की है। 90% आज जो व्यक्ति खाली अपने आहार विहार की जो विकृति हुई है, उनको जो स्ट्रेस में जी रहा है, तनाव में जो जी रहा है, उसके कारण वो लोग उत्पन्न हो रहे हैं और उनका खैर रास्ता निकलता है। ये वैश्विक स्तर पर इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है कि अगर कोई इस प्रकार समग्र स्वास्थ्य की बात, अब खाली लाक्षणिक चिकित्सा की तक सीमित नहीं है लोग, हमको कंप्लीट हेल्थ चाहिए। इसलिए योग की तरफ जा रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेद की खान पान पद्धति की तरफ जा रहे हैं। सर, चूंकि आपने इतना अनुभव, ये जितनी चीजें आप बता रहे हैं, और आज आप भारत के खास सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्वेद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुल गुरु हैं, तो आपके मन में क्या परिकल्पनाएं हैं? आप बच्चों को आगे क्या एक नए सिरे से तैयार करना चाहेंगे, या आपने क्या ऐसा सोचा है कि मैं अब जो अनुभव आपने हासिल किया है उसको आप कैसे व्यवहारिक तौर पर दमी पर उतारेंगे? देखिए, आपने प्रारंभ में जो शब्द प्रयोग किया ना कि कोविड के बाद में स्वीकार्यता, ये कोविड के बाद की स्वीकार्यता इस देश में नहीं, वैश्विक स्तर पर है। और वैश्विक स्तर पर आप पिछले वर्षों का जो आयुर्वेद औषधियों का जो व्यापार देख रहे हैं, बहुत बड़ा व्यापार वैश्विक स्तर पर हुआ है। विश्व के कई देशों के अंदर आयुर्वेद की स्वीकार्यता बढ़ रही है, आयुर्वेद का मार्केट बढ़ रहा है। तो अब हमारे लिए जो मेरा जो चिंतन है कि ये जो आर्थिक सूचकांक है ना, केवल मार्केट जो बढ़ रहा है, ये मार्केट, दो शब्द आते हैं हमारे, एक तो होता है आकर्षण और एक होता है विश्वास। आकर्षण बहुत लंबा नहीं चलता है, कुछ समय आकर्षण रहेगा, बाद में वो खत्म हो जाएगा। और विश्वास आपकी प्यूरिटी पर निर्भर करता है, आप किस क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं। जितना वैश्विक स्तर पर जो हमारा मार्केट बढ़ रहा है, उतनी ही हमारे सामने चुनौतियां भी आ रही है, उसकी विश्वसनीयता के विश्वसनीयता। तो मैंने, आपने जो कहा कि यूनिवर्सिटी को लेकर के आप, जब आपको ये जिम्मेदारी मिली है तो आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा, तो मेरा दृष्टिकोण बहुत स्पष्टता के साथ में है। मेरा समग्र रूप से क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, आज आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चिंता क्या है, क्वालिटी एजुकेशन की भी बहुत बड़ी चिंता है। आज मैं इस विषय को स्पष्टता से कहने में मुझे कहीं कोई आकलन नहीं है। निजी क्षेत्र में ऐसे शैक्षणिक संस्थान स्थापित होने चाहिए जो मानकों के आधार पर स्थापित हो। जिस प्रकार से कोकरमुत्ते की तरह जो कॉलेज बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश की शिक्षा पद्धति को गिरा रहे हैं। तो मेरा आने के बाद में विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, वो उत्कृष्ट श्रेणी के शिक्षण कार्य को करने में संपन्न हो, अच्छा प्रशिक्षण दे पाए, अच्छे वहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे पाए। ऐसा मेरा शैक्षणिक संस्थानों के प्रति मेरा कार्य रहेगा। दूसरा जो विषय है चिकित्सा, जितने भी हमारे, चाहे विश्वविद्यालय के कांस्टेंट कॉलेज, हमारे आंगिक महाविद्यालय हैं, चाहे इस विश्वविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय पूरे प्रदेश भर के अंदर हैं, उनके जो चिकित्सा केंद्र हैं, उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, उनसे संबद्ध चिकित्सालय हैं, वो पूरी सुविधाओं के साथ में, वो कितना दोनों पक्ष देखने वाले हैं हम। आयुर्वेद को जो मैंने कहा ना कि ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी रक्षा करता है और रोगी के विकार को भी शमन करता है। तो मैं एक ही बात देखते हैं हम अब तक कि चिकित्सालयों के अंदर कितने रोगी संख्या आपने ली, कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया। हम उनको दूसरा प्रकल्प देने वाले हैं कि आपने अपने लोगों में जागरूकता उत्पन्न करके कितने लोगों को रोगी होने से बचाया है। सबसे बड़ी बात, यह आंकड़ा भी होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तीसरा विषय हमारा शोध का है, रिसर्च का है। तो रिसर्च पर हम, क्योंकि आज ये आवश्यकता है, जिस प्रकार की वैश्विक रूप से आयुर्वेद की स्वीकार्यता बढ़ रही है, तो हमारा क्वालिटी मेडिसिन, गुणवत्तापूर्ण औषधियों का निर्माण, इसके साथ में उसका वैलिडेशन। आयुर्वेद तो इस देश की, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी साइंटिफिक अप्रोच है। क्या बात है, बहुत बड़ी साइंटिफिक अप्रोच है। आयुर्वेद एक सामान्य विषय नहीं। आज जो हम लैब के अंदर बात कर रहे हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं लैब के अंदर, तो लैब में तो वो भी व्यक्ति आधारित है, वहां भी रिपोर्ट में कुछ एरर हो सकता है। लेकिन जो आयुर्वेद का उद्भव हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, इस देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उनके जब कभी इतिहास को हम देखते हैं
तो वहां पर इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हम कहते हैं ना कि आयुर्वेद में केवल सब क्या पाउडर है, क्या चूर्ण है, क्या केवल यही मानते हैं। इतना नहीं है, सैकड़ों कल्पनाएं, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। आप जब इसका इतिहास पढ़ते हैं ना नालंदा का, हाँ हाँ, कि एक शासक ने जब कहा कि मैं औषधि को इस प्रकार से देखता, तो वो उसके ऊपर स्प्रे करते हैं और स्प्रे के प्रभाव से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो बहुत बड़ा एक विज्ञान है। मैंने अभी आपको प्रारंभ में कहा कि अभी हम 10% को लेकर के काम कर रहे हैं, जब हम पूरे आयुर्वेद को लेकर उतरेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी कितने एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो रहे हैं, है ना, लोग स्टेरॉइड से परेशान हैं, लोग अब बढ़ रहे हैं। अब आवश्यकता ये कि हमको आयुर्वेद को वैसा ही स्थापित करना पड़ेगा। आज बहुत बड़ा आप ये देखिए कि मार्केट जो वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन अपने स्तर पर उन्होंने हजारों, बहुत काम, लाखों किसानों को लेकर के उत्पादन करवा रहे हैं, बहुत काम किया है और क्वालिटी मेडिसिन तैयार करके। लेकिन मैं कहता हूं कि इतनी मेडिसिन तैयार करके, अभी आप जोधपुर में हमारी 1-2 कंपनी ऐसी हैं जो बहुत अच्छा उनका व्यापार है, बिल्कुल ज्ञान निर्माण कर रहे हैं, 90% बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी क्वालिटी मेडिसिन का उत्पादन होकर के बाहर ही जा रहा है, और इसकी आवश्यकता है। इस देश के भी प्रत्येक नागरिक तक उसके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आयुर्वेदिक उत्पाद जाने चाहिए। सर, कई बार मन में ये भी आता है कि जगह जगह एलोपैथी की दुकानें हैं, मैं जगह जगह आयुर्वेद की दुकानें देखना चाहता, मन होता है, क्योंकि ये भारत की प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। लेकिन कई बार आपको नहीं लगता है कि इस वक्त जिस तरह की ये, जब से सोशल मीडिया हावी हुआ है, ये छोटी छोटी रीलें और इस तरह की दवाओं का कुप्रचार हो रहा है, लोग इसके भ्रम या जाल में फंसते भी हैं, क्या इन पर रोक जरूरी है? इन पर बहुत आवश्यक जरूरी है। हम जितना अपने, अभी आपकी अभिरुचि अपने व्यक्ति के आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होना भी चाहिए, लेकिन जो आपने, आप जब न्यूज़पेपर को देखेंगे तो न्यूज़पेपर का पन्ना पढ़ते ही आपको बहुत सारे विज्ञापन दिखाई देंगे। 3 दिन में हमारे बालों पर इतना प्रभाव पड़ा है, सेहत पर ऐसा प्रभाव पड़ा है। तो ये जो मैंने जो शब्द बोले ना आपको, आकर्षण और विश्वास, तो वो आकर्षण ज्यादा चलने वाला नहीं है। तो ऐसी चीजों पर बहुत ज्यादा वैधानिक रूप से इन पर लगाम लगाने की जरूरत है, रोक लगाने की जरूरत है, नियंत्रण की जरूरत है, नैतिकता के साथ में नियंत्रण की जरूरत है। एक व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन उस व्यवस्था को ग्राउंड लेवल पर ये हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बड़ी ये नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने आपको प्रारंभ में क्या, आपने जब कहा कि आप विश्वविद्यालय में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, तो मैंने कहा कि नैतिकता से क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हॉस्पिटल सर्विसेज, क्वालिटी रिसर्च, ये हमारी प्राथमिकता है। तो आज हमारी जो इस तरह की है ये व्यवस्था, उसमें स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी है, ड्रग इंस्पेक्टर आयुर्वेद के हैं, और कुछ प्रारंभ से लेकर के कुछ कमियां, लेकिन आज की तारीख में आपको बता रहा हूं मैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे विषयों पर इन पर काम किया जा रहा है, और इनको कैसे नियंत्रित करें, और नियंत्रित निश्चित रूप से उनकी जो गति चल रही है, जिस प्रकार की हमारी जो वैधानिक व्यवस्थाएं चल रही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत प्रभावी हो रहा है, और प्रभावी होने से इन सब चीजों में सुधार होगा, निश्चित रूप से सुधार आपको देखने को मिलेगा। सर, कॉस्ट वाइज भी धीरे धीरे इसमें फर्क पड़ा है। पहले आयुर्वेद की दवाएं थोड़ी सी रिजनेबल प्राइस में बाजार में मिल जाती थी, लेकिन जब से ये भ्रामक प्रचार हुए हैं, क्या इसकी वजह से दवाओं का बाजार थोड़ा प्रभावित नहीं हो रहा? हाँ, नहीं, प्रभावित हुआ है, बिल्कुल प्रभावित हुआ। उस पर भी नियंत्रण की जरूरत है कि जो औषधियां फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो अपना प्रोडक्शन तैयार कर रही है, उनके मूल्य निर्धारण होने चाहिए, उनकी क्वालिटी के साथ में उनका कितने उनके जो उनके मूल्य है, उन सब पर भी व्यापक सोचने की जरूरत है, क्योंकि आम जो नागरिक है उससे उसकी पहुंच से दूर हो रहा है, उसकी पहुंच से दूर हो रहा है। जबकि आयुर्वेद को ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेद के विषय में इतना नहीं कह सकते, बहुत छोटे छोटे ऐसे प्रयोग हैं जिनसे सस्ते भी हैं, सुगम भी हैं, जिनका प्रयोग करके स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का मार्केट और एक भ्रामक प्रचार जो शब्द आपने कहा ना, उन पर एक नियंत्रण की बड़ी आवश्यकता है, और वो होगा। सर, अभी जैसे मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि इस वक्त पूरे विश्व में जिस गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा है वो है कैंसर, लंग्स की प्रॉब्लम, या ब्रेन का, सबसे बड़ी तो कैंसर ही मान सकता हूँ। इसके अलावा प्रोस्टेट, ये कई सारे, ये घुटने के दर्द की प्रॉब्लम, ये बहुत नासूर बनती जा रही है, क्योंकि पान मसाला रुक नहीं रहा, पान मसाले का प्रयोग थम नहीं रहा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। सरकार भी इसे रोकने में कुछ नहीं कर रही, एक छोटी सी लिख दी जाती है कि वैधानिक चेतावनी, इसको खाने से कैंसर हो सकता है। क्या आयुर्वेद में इनका जड़ मूल से खत्म करने का संभव है? देखिए, ये जो बीमारियों का आपने नामोल्लेख किया है,
ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, इनके जब हम रूट कोज की ओर जाएंगे तो ये हमारी जो आज की जो विकृत जीवन शैली है ना, उसकी कारण उसका एक कारण है। आज कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, बीकानेर कैंसर सेंटर में तो कोई ट्रेन उधर से आती है, उसको नाम ही नाम ही कैंसर कैंसर ट्रेन बन गया। गंगानगर से आती हाँ, है। तो आज जो हमारा पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, हमारी भूमि को हम विकृत करते जा रहे हैं, तो उन सब कारण से हम किस प्रकार का मार्केट के अंदर चल के हम पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो कारण है, मूल कारण, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमारी जीवन से शैली से जुड़े हुए हैं। वही एक कारण है कैंसर का, और कैंसर के रोगी इसीलिए बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से आपने डायबिटीज और घुटनों की बात की है, तो डायबिटीज भी क्या है कि ये पूरी तरह से मधुमेह जो है जीवन शैली जनित है। हम आयुर्वेद में तो बिल्कुल लिखा है कि जो लोग सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आशा सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्रामोदकानो प्रसव प्रयांसी, ऐसा खान पान करते हैं, घूमते नहीं है, और जिनकी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है, ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स का पहले भी यही कारण है कि जब आप श्रम से विमुख हो जाएंगे, आपको अगर 500 मीटर दूर भी जाना है तो आप गाड़ी लेके जाएंगे, तो आपके जीवन में ये अवेयरनेस की आवश्यकता है। मैंने जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा पक्ष आपको कहा है, एक बहुत बड़ा प्रयोग मैं करने वाला हूँ विश्वविद्यालय के अंदर, ऐसे प्रयोग करने वाला हूँ कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य को लेकर के मैं कुछ ऐसे कोर्सेज चलाने वाले हम लोग, कि जैसे राजस्थान प्रदेश के अंदर कितनी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं के अंदर गो उत्पाद, आप जब साइंटिफिक वे में जाएंगे तो हम पंचगव्य का जो प्रयोग करते हैं, हम गाय का ही गोबर प्रयोग क्यों करते हैं, दूसरे जानवर का तो नहीं करते हैं। जब उसका आपका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो वो मालूम चलेगा उसके बारे में कि ये किस प्रकार से हमारे उपयोगी है। तो ऐसी जो गौशालाएं हैं जिनके उत्पाद हम बना सकते हैं, तो वहां पर रोजगार की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मेरे प्रथम चरण के अंदर मैं 10 गौशालाओं को चिन्हित करने वाला हूँ। क्या बात। और चिन्हित करके स्वावलंबी चिकित्सा, स्वरोजगार चिकित्सा, तो वहां पर जो ऐसे हमारे जो युवा हैं कि उनको हम अपना यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ भी देंगे, 20 दिन के लिए यहाँ बुलाएंगे, 20 दिन उस गौशाला में रखेंगे, कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स करेंगे। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स मैं शुरू करने वाला हूँ। ऐसे ही एक वृद्धावस्था देखभाल, बहुत सारी आज की स्थिति है कि संतान बाहर चली जाती है, वृद्धावस्था में उनकी कौन देखभाल करे, तो ऐसे उसको ग्रेसफुल हम ओल्ड एज को कैसे बना सकते हैं। तो ऐसी हमारी जो प्लेसमेंट सेल है, ऐसे 10वीं पास विद्यार्थियों को हम वृद्धावस्था में उस एज में छोटे छोटे नुस्खे बनाना, काढ़ा भी बनाना तो कैसे बनाना, किसी का सुरस निकलना तो कैसे बनाना, अगर ज्वाइंट्स में पेन है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज वृद्धावस्था में हम उसको करवाना है, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है, कैसे उसको करवट दिलाना। तो ऐसे वृद्धावस्था देखभाल, और उसमें आयुर्वेद की भूमिका, आयुर्वेद के अलावा वृद्धावस्था में कोई चीज नहीं हो सकती है। तो ऐसे मेरी प्राथमिकता पे कुछ, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं काम करेंगे। रही बात आपने कैंसर, डायबिटीज और घुटनों के दर्द की है, तो कैंसर जैसी बीमारी के अंदर हमने अपना इंटीग्रेशन के साथ में अभी एक यूनिट प्रारंभ किया है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग एवं नेचुरोपैथी, ऐसे रोगियों के लिए एक विशेष रूप से चिकित्सा की प्रक्रिया है। और आयुर्वेद के माध्यम से उसकी क्वालिटी लाइफ, उसकी एकदम कैंसर की जो औषधियां चल रही है, चिकित्सा चल रही है, उसको हम बंद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एड ऑन चिकित्सा पद्धति आज उसकी आवश्यकता है, जो उसकी पैरेलल चलेगी और उसकी, मैं कहता हूं, उसके जीवन को बेहतर बना पाएगी। और आयुर्वेद, मैं कहता हूं कि कोई चिकित्सा पद्धति, सारी चिकित्सा पद्धतियां पूर्ण नहीं है। आज देश के अंदर मांगे इंटीग्रेशन की, जहां पर एलोपैथी की आवश्यकता उनका प्रयोग करना, आयुर्वेद की आवश्यकता उनका प्रयोग करना। एलोपैथी के साथ में पहले तो क्या है कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि ये ऐसी वैज्ञानिक पद्धति जो लैब से नहीं निकली है, ये एथिकल अप्रोच के साथ निकली है। जो हम अपने आयुर्वेद की बात करते हैं तो एक शब्द आता है कि रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनिये, कि ऐसे लोग, ऐसे ऋषि, ऐसे साइंटिफिक हमारे जो पूर्वज हुए हैं अप्रोच वाले, उन लोगों के माध्यम से जो रज और तम से मुक्त थे और केवल सत्व गुण प्रधान थे। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों की सोच से आयुर्वेद निकला है, तो इसलिए वो उसका प्रभाव सटीक है। लेकिन आज तो उसी के आधार पर हमारी निदान की व्यवस्थाएं थी, नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृगा, कृति, इन अष्टविध परीक्षा के आधार पर हम रोगी की परीक्षा करते थे, रोग की परीक्षा करते थे। लेकिन आज जो विकास हुआ है, तो उन टूल्स का हमें प्रयोग करना चाहिए। एलोपैथी में जहां भी हमको ऐसा लगता है, उनके साथ मिलकर के और एड ऑन चिकित्सा को लेकर के कुछ शोध की आवश्यकता है, वो हमको करना चाहिए, करेंगे। और आज भारत सरकार इस पर काम कर रही है। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय, एम्स के अंदर आयुष का एक ब्लॉक है। बिल्कुल। अभी आप जोधपुर जाएंगे ना, है वहां पे, तो जोधपुर में भी
आयुष का ब्लॉक है, ये कितने बिल्कुल- प्रोजेक्ट हैं बिल्कुल हमारे आयुर्वेद और एलोपैथी चिकित्सकों के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में रिसर्च हो। पंचगव्य वगैरह भी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम प्रामाणिकता के साथ में अगर हम शोध कार्य कर पाएंगे, हमको इंटीग्रेशन के साथ में मिल करके अच्छा शोध कार्य करके उसको वैलिडेट करके और विश्व के सामने स्थापित करना है। और विश्व के लिए हम भारत विश्व गुरु वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो है ही, लेकिन आयुर्वेद मानव कल्याण के लिए है। तो हम जब आयुर्वेद को विश्व में स्थापित करने वाले की का चिंतन करते हैं, तो हम भारत का नहीं विश्व कल्याण की बात करते हैं, मानव कल्याण के दृष्टिकोण की बात करते हैं। उस चिंतन के साथ हम काम कर रहे हैं। सर, अभी जैसे एलोपैथी में कुछ रिसर्च चल रहे हैं कि कुछ कोशिकाओं के जरिए अंदर आपकी कैंसर की जड़ तक मिटा दी जाएगी, या वो पहचान कर लेगा बॉडी में कि आपको फ्यूचर में क्या बीमारी होने वाली है। अभी मैं कुछ नए रिसर्च पढ़ रहा था, तो क्या आयुर्वेद में भी इस तरह के रिसर्च चलते हैं आगे? एक तो पहले जमाने में जैसे मैं बता रहा था, किचन ही हमारी एक आयुर्वेद की पूरी प्रयोगशाला है। जी जी जी। तो क्या हम अभी, चूंकि आपका बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, क्या इस तरह के नए रिसर्च पे काम कर रहा है? और अभी ऐसा कौन सा रिसर्च है जिस पर खास तौर से काम किया जा रहा है? नहीं, रिसर्च काफी मतलब प्रगति से आयुर्वेद में चल रहा है। और अभी मैं विश्वविद्यालय की बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर रिसर्च यूनिट अभी मैंने स्थापित किया आने के बाद में, और स्टार्टअप और इनोवेशन सेल वो हमारे यहाँ पर स्थापित है। और जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन के साथ में हमारा रिसर्च है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी एक कल्टीवेटर जो हमारी 3-4 प्रोडक्ट जोधपुर की है। ऐसे हमारे करीब 10 ऐसे संस्था है जो आधुनिक संस्थान भी है। हमारा आईआईटी के साथ में हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें डायबिटीज पर जब हम बात करते हैं ना, तो क्योंकि मैंने अभी आपको ना गंध के द्वारा, स्मेल के द्वारा भी हम डायग्नोस करते हैं। आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पर जो निदान करते हैं, तो निदान में डायग्नोस में अगर आपकी शरीर की गंध कैसी है, आपकी बॉडी का कलर कैसा है, तो उसको लेकर के अभी आईआईटी में डॉक्टर मिथाली हैं, उनके साथ भी हमारी टीम काम कर रही है। तो वहां पर वो सेंसर की माध्यम से, बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो आधुनिक मापदंडों के आधार पर जैसे काफी चल रहा है। जैसे पहले नब्स देखते थे, हाँ। आज अब आप गंध की बात बता रहे हैं कि गंध से होता है। इसके अलावा भी और भी कुछ प्रोसेस है जिससे हम बीमारी का आकलन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, ऐसे तो पूरा व्यापक विज्ञान है। या फिर हम अभी भी ब्लड टेस्ट आयुर्वेद जो एलोपैथी करते है हैं। उसके हिसाब से करते उसमें भी करते हैं, बिल्कुल। हैं? सर, अभी खास तौर से कितने स्टूडेंट्स आपके विश्वविद्यालय में अभी अलग अलग, या ये विश्वविद्यालय किस तरह काम कर रहा है? क्योंकि आम लोगों के मन में एक रहता है कि हालांकि जोधपुर सिटी से बहुत दूर है, लेकिन लोगों के मन में क्या आकांक्षा है कि विश्वविद्यालय में क्या काम चलता होगा, या आम लोगों के लिए कैसे सुविधाजनक है ये? नहीं, मैं तो आपके माध्यम से आम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपनी चिकित्सा को लेकर के विश्वविद्यालय में अवश्य पधारें। विश्वविद्यालय में, ये आयुष विश्वविद्यालय है, देश का दूसरा विद्यालय, आयुष का तो प्रथम ही कह सकते हैं हम, क्योंकि पहला विश्वविद्यालय जामनगर है आयुर्वेद का, और उसके बाद में ये आयुष विश्वविद्यालय, इसलिए कि यहाँ पर सारी पैथी, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी। अच्छा, होम्योपैथी भी? चारों फैकल्टी हमारे विश्वविद्यालय में संचालित क्या है। बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, चारों फैकल्टी यहाँ पर संचालित है। और चिकित्सा की एक अच्छी सुविधा आयुर्वेद की पूरी पंचकर्म की, अभी आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि जनवरी तक हमारा इंटरनेशनल पंचकर्म एक्सीलेंस सेंटर तैयार हो जाएगा, और उसको जनता की सेवा के लिए हम समर्पित करने वाले हैं। वो बहुत बड़ा विषय, वो जोधपुर ही नहीं, जोधपुर के बाहर भी और विदेश के जो टूरिस्ट हैं उनको भी हम स्वास्थ्य लाभ उसके माध्यम से दे पाएंगे। लेकिन आज भी हम चिकित्सा के अंदर अच्छी सुविधाएं यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। किस लेवल का ओपीडी वगैरह चलता होगा वहाँ? ओपीडी हमारा यहाँ पर जो आयुर्वेद के हमारे डिपार्टमेंट से 8 ओपीडी है, कुछ अलग से हमारी कैंसर की ओपीडी है, सेपरेट ओपीडी जिसमें इंटीग्रेशन से चिकित्सा कर रहे हैं, और आईपीडी की सुविधाएं हैं। आईपीडी में रोगियों की पूरी देखभाल हो, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी पथ्य की व्यवस्था, क्योंकि आयुर्वेद में वो भी हम इसका निर्धारण करते हैं कि जब एक रोगी हमारे पास में आता है, तो रोगी को एक डॉक्टर के द्वारा उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में उसको साइकोलॉजिकल क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो उसकी काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद में आगे जाकर के हमारे दूसरे जो योग नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, वो भी उसको देख सकते हैं कि हम उसको प्राकृतिक चिकित्सा क्या दे सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी एक अच्छी व्यवस्था, समग्र व्यवस्था वहाँ पर। तो क्या सर वहाँ पे इंटीग्रेटेड पे काम अभी हो रहा है? हाँ, इंटीग्रेटेड काम हो रहा है, और इस काम को अभी जितना हम चाह रहे उतना नहीं है, लेकिन इसको मैं शुरू करने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि आपका अनुभव है। मैंने इसको कर दिया है शुरू। कैंसर के लिए जो आप बात कर रहे थे ना, तो मैंने होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की यूनिट में पहले से चल रही थी। डी एडिक्शन के लिए, नशा मुक्ति के लिए आयुर्वेद की यूनिट चल रही थी, लेकिन कैंसर के लिए मैंने होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी और आयुर्वेद
तीनों को लेकर के एक अलग से एक यूनिट भी उसकी शुरू की है। अभी कितना ओपीडी अपने यहाँ कितना चलता होगा? ओपीडी लगभग हमारे यहाँ पर 300 350 की ओपीडी है आयुर्वेद की। रेगुलर रेगुलर है। और लगभग अभी आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये मान के चलिए कि 150 125 30 रेगुलर पेशेंट अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ में। और आईपीडी आईपीडी 125 30 के करीब है, रहती है, मतलब रहती है, हमेशा रहती है। वैसे हमारे यहाँ बेड जो है लगभग 256 हमारे आईपीडी के बेड है आयुर्वेद के, और हमेशा वो लगभग 130-50 की ओपीडी रहती है। और जो हमारी विशिष्टता है कि आयुर्वेद में तो आप ये देखिए कि हमारे कई जो मित्र एलोपैथी के वो यही कहते हैं कि आपकी आयुर्वेद की आपकी दो बड़ी परेशानियां हैं। एक तो क्या है कि जैसे रोगी हमारे पास में आता है ना, तो आते ही उसको हम दवा लिखते हैं, उससे पहले कहता है मेरी नाड़ी देखिए। और जैसे उसको दवा लिख करके हम उसको भेजते हैं तो खड़ा होता है, कहता है मुझे खाना क्या है, खाने पीने के लिए बताइए। बिल्कुल, तो वो आदत पड़ गई। हाँ, तो ये कंसेप्ट आयुर्वेद का है। ये आयुर्वेद का जो पथ्य है ना, पथ्य के बारे में ये लिखा है कि अगर हम ठीक प्रकार से डाइट प्लान है तो ये आपकी औषधि काम करेगी। तो हमारे जो आईपीडी के पेशेंट हैं उनके लिए डाइट प्लान भी हम एक निर्धारित करते हैं कि किस रोगी को किस प्रकार का आहार उनको लेना चाहिए। क्या सर, आपके यहाँ जो बच्चे तैयार होते हैं यूनिवर्सिटी में, क्या वो वहीं काम करने लगते हैं या इसका कोई प्रोसेस? नहीं, उसका ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि 4 फैकल्टी हैं, चारों फैकल्टी में आयुर्वेद के अंदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है दोनों है। और लगभग अपने इस कैंपस के अंदर जो हमारा जोधपुर कैंपस है, इसमें लगभग 1300 बच्चे हैं अभी डिफरेंट फैकल्टी के। बहुत ही बढ़िया। 1300 बच्चे रजिस्टर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया? हाँ, या विदेश फॉरेन से भी आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से। और फॉरेन से हमने कुछ एमओयू हमारे भी किए हैं। और इसको अभी आने वाले टाइम में, ये जो आपने कहा, इसके लिए भी मैंने कल चर्चा की मेरी फैकल्टी के मेंबर से, बहुत जल्दी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम आयुर्वेद को कैसे प्रसार प्रसारित करें, उसके लिए कुछ एजुकेशन के प्रोग्राम्स हम लेने वाले हैं। अभी भी कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं, कुछ जो, क्योंकि लगभग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, मैं कह सकता हूँ 8000 से अधिक लोग, भारत के लोग विदेश में जाकर के अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इन सब में आयुर्वेद का काम कर रहे हैं। अच्छा आयुर्वेद की, अब वो उनको कम से कम आप ये मान के चलिए कि 100 से अधिक देश है जहां पर आयुर्वेद चिकित्सक को किसी न किसी प्रकार से मान्यता दी हुई गवर्नमेंट के अंदर। 25 देश ऐसे हैं जिनमें आयुर्वेद की चेयर है, भारत सरकार आयुष मंत्रालय वहां पर आयुर्वेद के एक्सपर्ट भेजता है। तो बड़ी संख्या में बाहर भी आयुर्वेद का काम हो रहा है। तो आयुर्वेद की उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलकर के हमको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और यहाँ तक कि एक डिग्री कोर्स के लिए भी हमने भारत सरकार को लिखा है अभी। सर, एक में बड़ा सवाल ये है मेरे मन में कि चूंकि आप आयुर्वेद के बारे में इतना गहन अध्ययन रखते हैं, एक आम आदमी जो खुद को स्वस्थ रखना चाहता है, वो अपने आप को दिन में, जैसे आप है, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपनी दिनचर्या को किस तरह बनाते हैं? मैं सोचता हूँ कि अगर आप अपनी दिनचर्या, एक आम आदमी जो हमारे आम पाठक है, आम श्रोता है, वो अगर सुनेंगे तो वो उसको महसूस करेंगे कि आप किस तरह खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। दिन सुबह से लेकर रात तक आपका क्या क्रम रहता है? देखिए, अपने मन को बड़ा करना पड़ेगा, है ना। आयुर्वेद तो हमारी सोसाइटी में रचा बसा है। अब एक छोटा सा विषय है कि जल्दी सोवे जल्दी जागे, ता घर वैद कबहू नहीं आवे। हमको अपना सोने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। हमको अपने मोबाइल पर कितना समय देना है वो हमें देखना पड़ेगा। हम अपने टीवी पर हमको कितना समय है वो हमको देखना पड़ेगा। तो ये हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। हमारी जो दिनचर्या है, यदि हमने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया, तो मैंने जो कहा ना कि 27 जीवन वाला, आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में 3 बार इसको कहा है। एक ही विषय को 3 बार कहा है। 100 साल जीने का 100 साल जीने का अधिकार है। क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल लिखा है कि नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष हो सकता है, दाता समय सत्य परक क्षमावान आप तो सेवी च भवित हो गए। हमारा खान पान, हमारा सुबह उठने का समय व्यवस्थित होना चाहिए। मैं जो खा रहा हूँ उसमें मेरे को विचार करना चाहिए कि मेरा शरीर है, कोई डस्टबिन नहीं है, जो आ गया वो मैंने खा लिया। अपने आप को थोड़ा सा, मेरी थाली में क्या है, मेरी थाली में मेरा जो है, आप आज मैं तो ये कहूँगा, देखो कि गेहूं को थोड़ा कम कर दें, गेहूं का प्रयोग कम करना चाहिए। और हमारी हरी सब्जियां हैं, हमारे मिलेट्स हैं, मोटा आहार विहार है, उनको करें। और अपने लाइफ जीवन के अंदर आप ये मान के चलिए कि 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय अपने खान पान के साथ में अपने स्वयं के लिए निकालें। वो आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आप समाज को भी स्वस्थ रख पाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो 1 घंटे का समय नियमित रूप से आपका घूमना, थोड़ा सा मेडिटेशन,
ध्यान जो है, मेडिटेशन, इसको अवश्य अपने जीवन का एक अंग होना चाहिए। और जब आपका मेडिटेशन की ओर आप जाएंगे तो और आपकी जो जीवनचर्या है, लाइफ है, वो अपना आप ही व्यवस्थित होती चली जाएगी, आपका चिंतन बढ़ जाएगा उससे। कई बार जैसे आपका ऑरा बताता है, आपके दांत सफेद हैं, आपका चेहरा आज टचवुड, ये कहता हूँ भगवान करे आप सतायूं हो, जैसा आप कह रहे हैं कि 100 साल जीने का अधिकार है और आप तय कर लिया है आपने, तो शायद हमारे जो श्रोता देख रहे हैं उन्होंने भी ये तय कर लेंगे कि भी हमें भी 100 साल, चूंकि जब जीने का अधिकार है तो क्यों नहीं हासिल करें, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं। हाँ। तो हम ऐसी क्या चीजें हैं जो बाजार में बहुत आसानी से सुलभ है लेकिन वो घातक है? मतलब जैसे ना कि आजकल आप देख रहे हैं कि बाजार के अंदर डेयरी के बूथ कम है, वाइन की दुकानें ज्यादा है, मतलब आप समझ रहे हैं सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक, हम कहते हैं कि अपने देश को हमें विश्व गुरु था, ये बिल्कुल सही बात है, और विश्व गुरु की ओर हमको ले जाना है, लेकिन लेकर कौन जाएगा? हमको ही ले जाना पड़ेगा। आज एक कार्यक्रम था तो डी एडिक्शन को लेकर के, आज जो नशे को लेकर के, आपने कहा ना बहुत सुलभ है पान, आपने जर्दे मसाले के बारे में तुरंत कहा पहले ही कि बहुत सुलभ है, एक स्लिप मिलती है उस पर लिखा रहता है। हाँ। तो ये सब चीजें बड़ी आसानी से हैं, हमको विचार करना पड़ेगा। और आज जो टारगेटेड है, मैं कहता हूं कि मैंने नैतिकता शब्द का आपके लिए बीच में 2-3 बार प्रयोग किया था, जो व्यापार भी होता है ना, अब आप हैं, आप अपने इस माध्यम से कितने समाज के लोगों तक इस विषय को भेजने वाले हैं, ये भी स्वस्थ रहने का कारण है। मैंने जो चरक का उल्लेख किया, दाता समो सत्य पर क्षमावान, आपका चिंतन कैसा है, आप समाज के लिए कैसे जीते हैं, आप स्वयं के लिए कैसे जीते हैं, आप अपने परिवार के लिए कैसे जीते हैं। तो बड़ी जो सुलभ चीजें हैं, नशे से दूर रहना, ये बहुत आवश्यकता की चीजें हैं। तो आज जिस प्रकार से नशे ने हमारे युवाओं को टारगेट किया है, बड़ों को नहीं कर रहे, बच्चों को नहीं कर रहे। आज कॉलेज की जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर इनकी बहुत बड़ी ये खपत वहां पर मिलती है। तो ऐसी चीजों से अगर हम, ये मूल चीज है, इन चीजों से बढ़ करके दूर रहते हुए हम अपनी स्वास्थ्य की चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम सतह जीत पा सकेंगे। सर, दुखद स्थिति ये है कि मैं अभी पिछले दिनों एक कैंसर हॉस्पिटल में था जयपुर में, वहां पे जो दिखाने आ रहे हैं उन लोगों की जेब में गुटके, मुंह में गुटके, और खासतौर से, और फिर हैरानी की बात है जब उनका परिवार को एक इंसान गुटके के कारण आज कैंसर ग्रस्त है, उसकी फैमिली के लोग गुटखा खाते हैं और वो छूट नहीं पाता। उनके मन में एक भ्रम और है कि यदि छोड़ दिया तो कैंसर हो जाएगा, यानी छोड़ दिया तो मैं ज्यादा घातक हो जाए, और डॉक्टर से बात करते वक्त भी बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो मैं, जैसे आपने कहा कि हमें अनपैक्ड या पैक्ड किन चीजों को खाना चाहिए, या घर में जो अवेलेबल है किन चीजों से हमें मतलब प्रेरित होना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं, देखिए, जितने भी फास्ट फूड हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को थोड़ा सा एक हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको उसको एकदम आप उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए, उन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारे विकल्प हैं हमारे अच्छे, हमारे यहाँ तो रेसिपीज का बहुत बड़ा एक शास्त्र है, बहुत बड़ा। तो हम अपने ही जो अन्न है उससे बहुत अच्छी रेसिपीज बना सकते हैं। और बच्चों में प्रारंभ से ही जब ऐसा आप उनमें आचार विचार डालेंगे तो फिर आपको वो ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। और जिसमें राजस्थान तो खान पान की एक प्राचीन गौरव हमारा, तो खान पान का गौरव है, वेशभूषा का हमारा गौरव है, वो तो आयुर्वेद में मान्य है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें तो मैं अब इन चीजों के लिए, हम जब कहते हैं कि हम एक अच्छा डॉक्टर बनाए, अच्छा इंजीनियर बनाए, उससे बहुत बड़ी बात है कि अच्छा इंसान बनाए। इसी तरह हमारे परिवार के अंदर हम अच्छे बच्चों को हम निर्माण कर सके। अभी मैं एक बहुत अच्छा, हालांकि विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने भी अपने छात्रावासों में एक प्रयोग किया है। मैं वही कैंपस में रहता हूँ, तो मैंने कहा कि बच्चों से मिल करके कि हम 1 घंटे हॉस्टल में नहीं रहेंगे, ग्राउंड पर रहेंगे। जिसको दौड़ लगाना वो एथलीट दौड़ लगाएगा, जिसको कबड्डी का शौक है कबड्डी खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, बास्केटबॉल खेलेगा, लेकिन 1 घंटा बाहर रहना है। दूसरा, मैंने अपने जो वार्डन्स है, छात्रावासों के हमारे अधीक्षक हैं, उनको मैंने कहा कि आप एक बार सप्ताह के अंदर एक बार जाकर के घंटे भर का आपका बच्चों के साथ संवाद होना चाहिए। जो नशे की बात आपने की ना, तो हम कैसे अपने छात्रावासों को हम, और बच्चे ऐसा नहीं है, मतलब उनकी कैसे हम काउंसलिंग कर रहे हैं, कैसे उनकी परवरिश कर रहे हैं। जब घर में बच्चा रहता है तो माँ बाप परवरिश करता है, लेकिन जब शैक्षणिक संस्थानों में आ गया तो उनकी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनकी परवरिश का जिम्मेदारी हम लोगों पर भी है। तो हम अपने दायित्वों का कितना निर्वहन कर पाए। तो जब इस प्रकार का नैतिकता के साथ में विचार बनेगा तो मैं समझता हूँ सारे परिणाम अच्छे आएंगे। एक, मैं अक्सर लोगों से चर्चा भी करता हूँ कि दवाओं से बचा जाए, चाहे कोई भी दवा हो, शरीर को दवा की जरूरत पड़े ही क्यों। शतायु होने के लिए जरूरी कि आपके शरीर में किसी तरह का रसायन नहीं जाए तो जरूरी रसायन जाए। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? जैसे आपने बताया घूमें फिरें,
लेकिन कितनी दवा शरीर के लिए जरूरी भी हो जाती है और कब जरूरी हो जाती है और किस तरह उनको हम लेना चाहिए? हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल जैसा ही देखिए कि पहली बात तो आहार महाभेषजम, आयुर्वेद में लिखा है कि भोजन ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। दवा है। लेकिन जब आपके खान पान में जब विकृति आ गई, आपका भोजन ही ठीक नहीं है और आप बेकार हो गए, और इसके 3 कारण हैं रोग होने के। या तो काल के प्रभाव से, अभी मौसम बदलेगा तो कुछ बीमारियां होंगी, कुछ हमने अपने प्रज्ञा अपराध से खान पान में हमारी अगर सोच ठीक नहीं रही तो हमारे कुछ रोग होंगे, और कुछ अवस्था जन्य है, जब हमारी उम्र हो जाएगी तो कुछ रोग होंगे। तो ऐसे में आपको चिकित्सक के पास जाकर के और उनकी सामान्य औषधियां ले सकते हैं, लेकिन फिर चिकित्सक की सलाह के साथ में ही आपको औषधियां लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने हमारे श्रोताओं को, जो देखने वाले हैं, वो आपकी बात से जरूर लाभान्वित होंगे और कोशिश करेंगे कि अपना जीवन सवेरे से लेकर रात तक कुछ इस तरह नियमित बनाएं जिससे दवाओं से बचा जा सके और खुद को स्वस्थ रखें। जैसा कि आपने बताया कि 100 साल हमारा जीने का हक है, उसे हमें हासिल करना चाहिए। आप अगर कुछ और सुझाव हमारे श्रोताओं को दे सके तो अच्छा लगेगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा सभी को कि अपने लिए जिए। जब आप अपने शरीर को सोच करके जब जीना प्रारंभ करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ है तो आप पूरे समाज को सशक्त बना सकते हैं, अपने इस राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं। तो आप अपने खान पान पर बड़ी समझदारी के साथ में चिंतन करते हुए अपना खान पान को तय करें। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। इनसाइट विद रागा की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपने अवसर दिया उसके लिए। मित्रों, कुछ संवाद ऐसे होते हैं जो बातचीत खत्म होने के बाद भी मन में चलते रहते हैं। आज का संवाद भी कुछ ऐसा ही रहा। प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला ने हमें यह महसूस कराया कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों की खुशबू नहीं, यह जीवन को समझने की एक कोमल कला है। एक भरोसा है कि प्रकृति हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनकी वाणी में वही सादगी है जो किसी गुरु को गुरु बनाती है, और वही अपनापन है जो ज्ञान का बोझ नहीं झलकने देती, उसे आशा बना देता है। इनसाइट विद रागा के इस एपिसोड में साथ बने रहने के लिए आपका आभार। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मन से जो हमें जीवन को थोड़ा और सरल, थोड़ा और सुंदर देखने की दृष्टि देगा। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।